आपने इतनी बड़ी कंपनी शुरू की, इतनी बड़ी की, और आज वो ग्लोबली एक ब्रांड है बड़ा। तो ये बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ये जर्नी क्या है। मुझे लगता था बचपन से ही मेरे में ऐसा था कि मैं कुछ ना कुछ अलग करूं। देव साहब ने मेरे को बोला कि ये प्रोडक्ट करोगे। मैं बोला हाँ मैं करूँगा। तो बोले तुमको प्रोडक्ट भी ढंग से मालूम नहीं और तुम बोल रहे हो कि करूँगा। ऐसे देव साहब मैं दो चीज़ बोल सकता हूँ, मुझे लगता है मैं अच्छा फार्मासिस्ट हूँ और मेरा करियर की शुरुआत मैंने R&D में की थी, तो मैं ये प्रोडक्ट डेवलप कर सकूँगा। मेरे पास फैक्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं थी, मगर फिर भी वहाँ मैंने मित्रों से मदद लेके, फार्मेसी कॉलेज से मदद लेके वहाँ मैंने वो प्रोडक्ट बनाना चालू किया। तो ये सब करने के लिए पहले ही ट्रायल के लिए मेरे को 2 महीने लगे। अप्रैल में मैंने पहला प्रोडक्ट भेज, रिजेक्ट हो गया वो। फिर और मैंने ट्रायल्स करके उनको मई एंड में मैंने दूसरा सैंपल भेजा, तो वो भी रिजेक्ट हो गया। मगर उनकी जो क्वालिटी कंट्रोल वाली चीफ थी, उसने मेरे को फ़ोन करके बोला आपने ये सेकंड सैंपल भी रिजेक्ट हो गया है, मगर फिर भी डोंट गिव अप, यू आर वेरी क्लोज। 22 अक्टूबर 2007 को MOU साइन किया सेवा शांति के साथ। ओके। और वो MOU होने के बाद देव साहब ने मेरे को बोला कि अब फटाफट काम चालू करो। मैंने उनको बोला कि सर काम तो चालू करते हैं, मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी रेडी है, इसमें 3 करोड़ का खर्चा आ रहा है। तो बोले बैंक तो दे देगी ना। आई सेड सर बैंक ने बोला है अगर मैं अपने 50 लाख लगाऊंगा तो वो बाकी का दे देंगे आज पर्टिकुलर इसमें। उस समय बैंक ने लोन भी सैंक्शन नहीं किया था। मैंने बाहर से पैसे लाके वहाँ तक किए थे। 50 लाख तो हमारे थे, हाँ। मगर बाहर से और 50 लाख लाके काम शुरू कर दिया। काम शुरू किया। नमस्कार, मैं संदीप कुलकर्णी, बड़े आम में आपका फिर से स्वागत है। आई एम श्योर आपको हमारे ये पॉडकास्ट, ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और कम्युनिटी को शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि हम आपके सपोर्ट से ही बहुत अच्छे पॉडकास्ट, अच्छे गेस्ट्स और अच्छा कंटेंट कर पाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट अस। इस बार भी हम एक ऐसे स्पेशल गेस्ट्स को आपके सामने ला रहे हैं इस पॉडकास्ट में, जिनका नाम है प्रदीप गद्रे। इनकी एक कंपनी है साइटेक स्पेशलिटीज़ और इनकी स्पेशलिटी है एफर्वेसेंट प्रोडक्ट्स में। और एफर्वेसेंस इन्होंने कई एरियाज़ में लाया है, कई प्रोडक्ट्स में लाए हैं, ये तो आप जान ही लेंगे हमारे पॉडकास्ट से। लेकिन सबसे स्पेशल बात या सबसे इंस्पायरिंग बात ये है कि इन्होंने ये कंपनी अपनी शुरू की थी जब ये 58-59 के हुए। ऑफ कोर्स इसके पहले इनका फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड में बहुत सारा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत बड़ी कंपनीज़ में इन्होंने सिप्ला है, बहुत सारी कंपनीज़ में इन्होंने अपनी सर्विस की है और अपना एक्सपीरियंस गेन किया है। लेकिन इनका जो ड्रीम था वो उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। तो परसिवरेंस, पैशन इन्होंने हमेशा अपने साथ रखा और अपने एज के 59 जब हुए तब ये कंपनी इन्होंने शुरू की। और आज ये कंपनी सिर्फ इस देश में नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट बाहर के 20 कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है, इनके कोलैबोरेशंस हैं, इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो ऑलमोस्ट इनका जो मार्केट शेयर है वो इस देश में नहीं, बाहर वाले कंट्रीज़ में भी बहुत बड़ा है। और सिर्फ बिजनेस से नहीं, इन्होंने बहुत क्या कहते हैं अपने एक्सपीरियंस, अपना विजडम बहुत शेयर किया है ना। तो इनकी जो ये जर्नी है इतनी इंस्पायरिंग है कि मुझे लगा कि बिजनेस के साथ अगर आपकी लाइफ की क्वालिटी और आपके क्या कहते हैं आपका जो पर्पस है वो भी अगर साथ में रहे तो क्या हो सकता है। तो ये हम जान लेंगे इस पॉडकास्ट में इनके साथ बातचीत करते हुए। तो आइए मिलते हैं प्रदीप जी गद्रे जी के साथ। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार। आज बड़ी खुशी है कि आप बड़े आम में हैं
मैं आपको इतने साल से जानता हूँ, लगभग ऑलमोस्ट 5-6 साल हम एक दूसरे को जानते हैं, और मैं आपके काम से, आपके पर्सनालिटी से हमेशा एक प्रभावित हुआ हूँ। हमेशा एक आप एक बहुत ही जेंटलमैन, बहुत ही क्या कहते हैं मंझे हुए एक पर्सनालिटी हमेशा एक उभर के आते हैं। और मेरी ये क्यूरियोसिटी रही है कि जैसा आपने बताया कि आपने अपनी कंपनी ये साइटेक, ये ऑलमोस्ट आपके उम्र के 58 या 59 आप थे तभी आपने शुरू की। हाँ। उसके बाद आपने इतनी बड़ी की। तो तब से मेरी ये क्यूरियोसिटी रही है, क्योंकि जनरली होता है कि आप उस उम्र में आते हो तो लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, राइट? और आपने इतनी बड़ी कंपनी शुरू की, इतनी बड़ी की, और आज वो ग्लोबली एक ब्रांड है बड़ा। तो ये बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ये जर्नी क्या है। और फिर आपने बताया कि आपके पहले 2 वेंचर्स हैं वो उतने नहीं चले या थोड़े फेल हुए हैं, और उसके बाद आपने, तो ये जो परसिवरेंस है, ये जो पैशन है, ये आपने कैसे रखा? आपको क्या किसने प्रेरित किया, ये सब हम जान लेते हैं। तो अभी आप कितने देशों में, परदेश में, कितने कंट्रीज में आप फैले हुए हैं? अभी बात ऐसी है कि आपने जो पहले पूछा कि मैंने कैसे ये बिजनेस चालू करने की, ये प्रेरणा वगैरह की जो बात है, मुझे लगता था बचपन से ही मेरे में ऐसा था कि मैं कुछ ना कुछ अलग करूं। और कुछ ना कुछ अलग में नॉर्मली बात ऐसी होती है कि हमारे घर में वगैरह हर कोई नौकरी में ही था। मेरी बहुत सी फैमिली तो आर्मी बैकग्राउंड से ही थी। ओह, अच्छा। हाँ, तो मगर मैं ही अलग थोड़ा किस्म का था। और मेरी पिताजी ने बहुत कोशिश की थी कि वो बिज़नेस चालू करें, मगर उनसे वो हुआ नहीं। उनको भी बहुत फेल्यूर्स आए। तब भी मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे कुछ तो भी इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से करना है तो शुरुआत मैंने तो कॉलेज में ही की। जब मैं कॉलेज के एमफार्म फाइनल ईयर में था तभी मैंने एक पहला बिजनेस वेंचर किया, कि जो बिजनेस में मेरा रोल था कि मैं टेक्नोलॉजी या टेक्निकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाऊं। और एक मेरे को ऐसे सज्जन मिले कि उन्होंने बोला कि वो तो कुछ भी बेच सकते हैं। ओके। तो वो मैंने पहले चालू किया, और वो चालू होने के बाद 4-6 महीने में वो मुझे समझ में आया कि वो सज्जन सिर्फ बोलने में माहिर थे, बेचने में माहिर नहीं थे। ओह। तो फिर मैंने डिसीजन ले लिया। मेरे पिताजी ने भी मेरे को बोला कि ये करने में मतलब नहीं है, आप इसमें से निकल जाओ। तो इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी थी, नहीं थी? नहीं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं थी उस समय, क्योंकि ये बात है 1977 की बात है। ओके। तो उस समय ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, क्योंकि हमने फैक्ट्री लगाई नहीं थी, हम लोग लोन लाइसेंस पे कर लेते थे। ओके। मगर वो जब फेल्यूर हुआ, उस समय मैं एमफार्म फाइनल में था, कि जब लोग सोचते रहते थे कि अब मुझे आगे क्या करना है, तो मैंने वो पहले ही तय कर लिया था कि मुझे ये करना है। मगर जब ये मेरे को अपयश हो गया, तब मैंने सोचा कि नहीं, ये रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं है। और फिर मैंने नौकरी में गया। ओके। नौकरी में भी पहले बात ऐसी रही कि मैंने सोचा कि ये मेरा फेल्यूर क्यों हुआ है, क्योंकि मुझे टेक्निकल मालूम था मगर कमर्शियल मालूम नहीं था। दैट मीन्स प्रोडक्ट बेचा कैसे जाना चाहिए ये मुझे मालूम नहीं था। मार्केटिंग नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि मार्केटिंग इतना डिफ़िकल्ट है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने मार्केटिंग से ही मेरी करियर की शुरुआत की। भले मेरी शुरुआत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थी, मगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से फर्स्ट अपॉर्चुनिटी से मैं मार्केटिंग में गया। और फिर मार्केटिंग में मैंने वहीं से चालू की, वहीं पे मेरा करियर मैंने बिल्डअप कर लिया। तो मतलब आपने अपने फेलियर को कन्वर्ट किया आपके लर्निंग में। हाँ। कि आप इसमें एक्सपर्टीज या जो भी है, आप उस एरिया में थोड़ा सा माहिर हो जाएं। हाँ। तो आपने ये फेलियर को कन्वर्ट किया। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, राइट? या बेसिकली देखा जाए ना, मेरा पहले से पॉजिटिव माइंड बहुत रहा है। क्योंकि था ऐसा कि
मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिली। ओके। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मेडिकल में एडमिशन नहीं मिले तो दूसरा क्या करना चाहिए। फिर मैं फार्मेसी में गया। ओके। उस हिसाब से जो आप नेचुरल इंक्लिनेशन अगर जिसको बोलेंगे, वो मेरा पॉजिटिविटी की तरफ नेचुरल इंक्लिनेशन था। तो ये पहला फेल्यूर तो मैंने कर लिया। मेरा फॉर्चुनेटली करियर भी अच्छा डेवलप हो गया। सुपर। एक अच्छी फार्मा कंपनी में मैं मार्केटिंग मैनेजर के लेवल तक पहुंच गया विद इन स्पैन ऑफ 6 ईयर्स। ओके। तो फिर वहाँ और एक सज्जन मेरे को मिले कि जो इसी बिजनेस में थे, और उनका जो बिजनेस था वो डिस्ट्रीब्यूशन का था। उन्हें बोला, आप नौकरी क्यों कर रहे हो, आप प्रोडक्ट बना सकते हो, आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो नौकरी क्यों कर रहे हो। मैंने सोचा कि कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको कैपिटल लगता है। वो कैपिटल मेरे पास अभी तक नहीं है, इसीलिए वो नहीं बोले उसकी फ़िक्र मत करो, हम पैसे लगाएंगे, आप हमारे साथ कर लीजिए। फिर वो मैंने दूसरा एक्सपीरियंस लिया। पहले एक्सपीरियंस से सीख के मैंने ये पहले से बोला था उनको कि ये बिज़नेस करने के लिए मिनिमम 3 साल आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी उसमें कुछ ना कुछ ब्रेक इवन तक आ जाएगा और बाद में आप कमा सकोगे। क्योंकि उस ज़माने में, यानी मैं 80s की बात कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी 200% 300% प्रॉफिट वगैरह करती थी। क्योंकि उस ज़माने में जो प्राइस कंट्रोल है प्रोडक्ट्स पे वो आया नहीं था। और मल्टीनेशनल्स का ज़माना था। तो मल्टीनेशनल जो है उनका जो प्रॉफिट मोटिव जिस बेसिस पे था, तो सोशल भी है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है, उस बेसिस पे ही इंडियन कंपनी जो थी वो चालू हो गई थी। इसीलिए उन्होंने भी ये सोचा कि हमको तो प्रॉफिट वो उतना ही मिलने वाला है। मगर दिन बदली हो रहे थे, कंपटीशन बढ़ रही थी, इसीलिए फिर भी हमने वो बिज़नेस में 2.5 साल में हमने ब्रेक इवन कर लिया। मगर ब्रेक इवन होने के बाद जो इच्छा रहती है कि नहीं अब बिज़नेस मैं संभालूंगा, क्योंकि पैसे हमने लगाए हैं, तो उनको लगा कि अब तो वो बिज़नेस संभाल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी मैनेजमेंट स्टाइल ठीक नहीं है। क्योंकि मेरी मैनेजमेंट स्टाइल जो थी, जो कुछ भी मैंने किया था, क्योंकि मैंने बजाज से MBA किया। उस ज़माने में मुंबई यूनिवर्सिटी में एक ही कॉलेज था, वो जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट। वहाँ से मैंने जो वो किया, और ये बाकी लोगों को मैंने जो देखा था कि जैसे मेरे करियर की शुरुआत भी मैंने मल्टीनेशनल में की हुई थी, तो इसलिए मेरी थोड़ी सी जो काम करने की स्टाइल थी वो नॉर्मल जैसी नहीं थी। दैट मीन नॉर्मल यानी उस ज़माने में जो बिजनेस वाले लोग थे, कि जो ट्रेडिंग वाले लोग थे, उनका बेसिक रहता था कि पैसे बचाओ जितना। और उनका डेफिनेशन ऐसा रहता था कि बिजनेस कौन सा अच्छा है, आप 1 रुपये का कॉइन उछालो और 1.25 रुपया नीचे गिरेगा तो ही वो बिजनेस अच्छा है। ओके। ट्रेडिंग का जो था, तो ये मेरा तो लॉन्ग टर्म का था। मैंने तो बोला था 3 साल तक कुछ नहीं होने वाला, मगर फिर भी हमारा जब ये ब्रेक इवन हो गया, और ये तब उन्होंने सोचा कि नहीं अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी असेंबल करने के लिए तकलीफ़ होती है, मगर एक बार गाड़ी चलाने के लिए तकलीफ़ कम होती है। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग चला सकेंगे। उन्होंने ऐसे सोचा। और फिर क्या था कि मेरे को किसी के इशारे पे चलना ये उतना मंजूर नहीं था। अगर इशारे पे ही चलना है तो मैं नौकरी करूँगा ना। करेक्ट। खुद का बिजनेस 24 घंटे की नौकरी में क्यों करूँ कि जब मेरे को किसी और के इशारे पे चलना पड़ेगा। करेक्ट। इसीलिए मैंने उनको बोला कि अगर करना है तो आप मेरे स्टाइल से कीजिए, नहीं तो आप अपने स्टाइल से कीजिए। तो आपके बिजनेस आइडियाज़ तभी क्या थे? बेसिकली बिजनेस आइडिया मेरे क्लियर कट था कि मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग दोनों करना है। ओके। और जो हमने चालू किया वो मैन्युफैक्चरिंग चालू किया था। और जो मेरे पार्टनर थे वो पूरे ट्रेडिंग में थे, तो उनको मैन्युफैक्चरिंग में जाना उनकी भी वैसी इच्छा थी। ओके। मगर मैन्युफैक्चरिंग का जो थिंकिंग पावर रहता है वो अलग रहता है।
करेक्ट। और ट्रेडिंग का अलग रहता है, इसीलिए वो उनको लगा कि अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हो गया है तो हम लोग चला लेंगे। माइंडसेट ही अलग है। माइंडसेट अलग है। तो उस समय मैंने दूसरी कसम खाई, आप बोलेंगे कि नहीं बिजनेस मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। और फिर मुझे चांस मिला कि मल्टीनेशनल्स में काम करने का। तो जब ये मल्टीनेशनल अमेरिकन मल्टीनेशनल थी, उन्होंने मेरे को वहाँ बुला लिया। ओके। और वहाँ से उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग के बाद दुबई में ट्रांसफ़र किया। वो मेरे लिए एक फिर से स्टेपिंग स्टोन था, क्योंकि उस समय से मेरा एक्सपोर्ट बिजनेस का जो मेरी पहले ख्वाहिश थी वो चालू, यानी वो उस कंपनी के थ्रू मैं कुछ कर सका। ओके। क्योंकि मैं दुबई में था और पूरा जो हैंडल कर रहा था वो पूरा मिडिल ईस्ट हैंडल कर रहा था। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आप इंडिया भी चालू करो। तो फिर उस ज़माने में इंडिया ऑफिस हमने चालू किया। आज ने ये करीबन 86-87 में वो चालू किया हमने। ओके। इंडिया ऑफिस। तो वो मल्टीनेशनल को इंडिया ऑफिस से बहुत कुछ फ़ायदा था। उस समय भी क्या मेरी नौकरी थी, जो कुछ भी कंपनी पॉलिसीज़ रहेंगी, जो कुछ भी बॉसेस बोलेंगे वो तो करना वो था, मगर मैं पूरे लगन से वो काम कर रहा था क्योंकि मेरे को ज़िंदगी में कुछ करना था। तो जब ये कंपनी का इंडिया बिजनेस चालू हो गया तब मैंने सोचा था कि वो मेरे को बनाएंगे सीईओ कंपनी का, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे में कैपेबिलिटीज़ है, क्वालिफिकेशन वाइज है, मेरी 2 पोस्ट ग्रेजुएशंस है, इतने साल का एक्सपीरियंस है। अब 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद तो मेरे को बनना चाहिए था वो। करेक्ट। मगर उन्होंने बोला नहीं, यू आर टू यंग टू बी सीईओ ऑफ अ कंपनी। ओके। तो क्योंकि उस ज़माने ऐसा था कि सीईओज वगैरह 50s लेट 50s वगैरह के लोग थे। और अभी तक इंडिया में वो चालू भी नहीं हुआ था कि यंग सीईओज वगैरह, कि अभी तो क्या 25 साल की उम्र में भी लोग सीईओ बनते हैं और अच्छे अच्छे बड़े कंपनी के बनते हैं। अपना स्टार्टअप तो अलग ही बात है, मगर वो बड़े कंपनीज के भी सीईओज बनते हैं। राइट। उस समय ऐसा नहीं था। सीईओ की डेफिनेशन ऐसी होती कि आपका बेसिक क्वालिफिकेशन था कि आप 50 की उम्र तो भी चाहिए। तो फिर मैंने एक भारत की सबसे बड़ी जो फार्मा कंपनी थी उस समय, वो मैंने ज्वाइन किया। कौन सी? रैनबैक्सी। ओके। और रैनबैक्सी में जो मेरे बॉस थे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, कि जिसको बेसिकली बोला जाता है टास्क मास्टर थे वो। और वो टास्क मास्टर से उन्होंने जो कुछ भी उनसे मैंने सीखा वो एक्सपोर्ट मार्केट का बहुत था। क्या नाम है इनका? मिस्टर ब्रार। मिस्टर ब्रार या DS ब्रार। ओके। यानी मैं तो ये मानता हूँ कि रैनबैक्सी जो कुछ भी उस लेवल पे थी, हाँ, वो उनकी बदौलत थी। ओके। बाकी टीम तो थी ही, मगर जो डायरेक्शंस और जो उनका थिंकिंग था कि उस समय 1989 में सब इंडियन कंपनीज थी, वो सब ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचती थी। में जो कुछ भी आज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, मेडिकल प्रोडक्ट्स है, वो ब्रांड्स बना के बेचती थी। मगर उन्होंने उस समय बात की थी कि ये जो कुछ भी ब्रांड वगैरह की बात कर रहे हो ना, हमारी स्टेटस है क्या? बोले हमारी स्टेटस कुछ नहीं है, हम लोग जेनेरिक मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि हमारा रिसर्च नहीं है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स नहीं है। ये बात उन्होंने 89 में कही हुई थी, कि जब मेरे ख्याल में कोई ऐसा सोचता नहीं था। ओके। सो मैं तो उनको विजनरी मानता हूँ। तो वो उस तरीके से मेरी शुरुआत हो गई। उस समय मैंने 42 कंट्री में एक्चुअल काम किया, वाह, प्रोडक्ट बेचने का। तो जो आपने पूछा था कि एक्सपोर्ट का किस तरीके से ये हो गया, तो मैं उसका श्रेय दूंगा कि रैनबैक्सी और मेरी पहली मल्टीनेशनल एलर्गन, उनको मैं श्रेय दूंगा। उनकी बदौलत या उनकी वजह से मैं जाके फॉरेन कंट्रीज़ में यानी एक्सपोर्ट में मैं काम कर सका। ये पहली और सेकंड फेज थी, कि जो दूसरी कसम के बाद जो मैंने करियर बिल्डअप चालू किया वो
या उसके बाद एक तीसरा मौका आया, ओके और वो मौका आया यानी इस तरीके से आया, मेरा ट्रैवलिंग बहुत होता था उन दिनों। दिल्ली मेरा हेडक्वार्टर था, मगर मैं 2 रीजन्स देखता था, एक साउथ ईस्ट एशिया, एक मिडल ईस्ट एशिया। तो महीने में से मेरा करीबन 20-22 दिन बाहर रहना होता था। और उस समय मेरी पत्नी और बेटा वो मुंबई में थे, क्योंकि मेरी पत्नी उस समय एसएनडीटी में रीडर थी, फार्मेसी कॉलेज में ही। ओके तो उनको मैंने यहाँ से दिल्ली इसीलिए नहीं शिफ्ट किया कि उसका करियर भी दिल्ली में नहीं बन सकता था। और मेरी इच्छा थी कि मेरे को सिर्फ मेरा करियर नहीं बनाना था, उसका भी करियर होना चाहिए था। करेक्ट, क्योंकि उसने उस समय पीएचडी किया, वाओ, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ऑलमोस्ट 15 साल के बाद उसने पीएचडी किया। वाओ, एंड वो एसएनडीटी यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी में पहली पीएचडी थी, एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी। ओके तो मेरी उसके लिए भी बहुत इच्छा थी कि उसकी ऐसी इच्छा थी कि कुछ नहीं, मैं रिसर्च कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ, रीडर पोजीशन है, कल मैं प्रोफेसर भी बन सकूँगी आज इसमें। तो मैंने बोला अल्टीमेटली आपकी इच्छा क्या है? तो बोले नहीं, जो कुछ भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसी एरिया में कंटिन्यू करना है तो आपने ये सोचना चाहिए आप यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर क्यों नहीं बन सकते? बोले तुम सपने बहुत देखते हो, खुद के लिए भी और मेरे लिए भी वैसे ही कर रहे हो। ऐसा नहीं, मेरे को लगता है कि हम जब कुछ हमको दिया है तो हम ज़्यादा क्यों ना सोचेंगे, हम कम क्यों सोचेंगे? और कैपेबिलिटीज होती है, कैपेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। करेक्ट। अब संदीप जी, हुआ ऐसे था, जब ये 2 फेल्यूर्स मेरे को हुए थे, स्कूल में हम लोग सीखते थे कि लो एम इज क्राइम, हाँ, जो बोला जाता था। करेक्ट, तो उस समय दोनों समय मैंने बोला था हाई एम इज क्राइम, नहीं चाहिए मुझे। ओके, मगर जैसे ये थोड़ा सा समझने लगा कि नहीं ये हो सकता है, तो उस समय मैंने सोचा नहीं कि हम लोग हाई नहीं बोलेंगे, एटलीस्ट मीडियम एज शुड नॉट बी अ क्राइम। ओके, सो मीडियम एम रख के अगर आप करते हो, फिर मैंने उसको इनकरेज किया कि आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी की कुछ ना कुछ डिग्री या एक्सपीरियंस ज़रूरी है। और मैंने ही, अब ये करेक्ट नहीं होगा ये बोलना कि मैंने ही उसको बोला कि नहीं आपको यूएस जाना है, वो भी इनकरेज हो गई कि क्यों नहीं, मैं क्यों ना सोचूं ये। और उस समय वो यूएस में एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक के लिए स्कॉलरशिप लेके वो गई। और फिर मुझे मुंबई आना ही ज़रूरी था, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था। तो उसको तो ऐसे, यानी भले मेरी पत्नी की माँ थी साथ में, तो भी उनको ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ सकता था मैं मुंबई में, इसीलिए मैं मुंबई में वापस आया। ओके, एक बड़ी कंपनी में वो एक्सपोर्ट चीफ देख रहे थे, तो इसीलिए मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए गया। तो इंटरव्यू जब हो गया तब उन्होंने मेरे को बोला कि आप यू आर नॉट कैपेबल टू बी एम्प्लॉयड। तो ऐसे बिल्कुल सही बात है, आप मेरे को एम्प्लॉय करने वाले हो तो आप ही डिसाइड करोगे ना कि मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो नहीं, ये बात यहाँ तक नहीं ख़त्म होती। हाँ, बट मुझे लगता है कि आपने अपना बिजनेस चालू करना चाहिए। एंड उस समय में दूसरे मेरे ज़िंदगी के बहुत बहुत बड़े विजनरी को मिला, जिनका नाम था मिस्टर अमर लुल्ला। ओके, वो, जैसे मैं बोलूँगा कि ब्रार साहब ने रैनबैक्सी खड़ी की थी, वैसे ही सिप्ला को बहुत बढ़ाने में मिस्टर अमर लुल्ला, उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने जो विजन्स दिखाई थी, उन्होंने जो जिस तरीके से कंपनी बढ़ाने की कोशिश की थी, और उनका जो एक नया विचार था कि कैपेबल आदमी ने नौकरी नहीं करनी चाहिए, कैपेबल आदमी ने बिजनेस करना चाहिए। और
हर कोई भी जो कैपेबल लोग रहते हैं, मेरे को लगता है ऑलमोस्ट 60-70% जो अच्छे कैपेबल लोग हैं उनके पास एक चीज़ नहीं रहती, एक तो उनको बैकिंग देने वाला कोई नहीं मिलता, और दूसरा है कि उनके पास कैपिटल की कमी रहती है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने उनको बोला कि सर ये आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ, ये दूसरे को बताना बहुत अच्छी बात है, पर खुद बनना ये डिफ़िकल्ट इसलिए है कि उसमें होता है ऐसा कि उसमें और एक चीज़ हो जाती है। MBA मैं ये कहूँगा बहुत अच्छी और बहुत ख़राब डिग्री है, क्योंकि आप जब MBA करते हो और कहाँ पे नौकरी करते हो तो आपको लगता है मेरी ग्रोथ जो है ना वो हो नहीं रही, क्योंकि मेरे बॉस की वजह से, मैं ही क्यों ना अपना बॉस बन जाऊँ तो मैं कुछ भी कर सकूँगा। ओवर एम्बिशियस जो लोग बन जाते हैं उसमें बहुत से लोग हैं, नहीं भी रहेंगे, मगर मेरा ऐसे ख्याल उस समय भी था। तो मैंने उनको बताया कि सर मैंने 2 बार मार खा चुका हूँ कि फेल्योर है, तो अभी मेरे को नहीं करना है। तो नहीं आप करोगे तो कैसे करोगे? मैंने बोला अगर आपका बैकिंग मिलता है मेरे को तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बैकिंग देता हूँ। और उन्होंने मेरे पे इतना विश्वास जताया, उन्होंने पूछा कि कंपनी चालू करने के लिए क्या चाहिए। मैंने बोला मेरे को 15 लाख रुपया चाहिए। आज रीज़निंग वगैरह मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बनाया ही था, वो दिया था। ठीक है बोले मैं देता हूँ 15 लाख। उन्होंने कुछ भी लिखे बगैर, कुछ भी मेरे से बात किए बगैर 15 लाख का चेक मेरे हाथ में दे दिया। Wow. So he saw the potential, he saw the track नहीं, record. बट देन उन्होंने जो ये देखा था, तो मैं ऑनेस्टली कहूँ मेरे को एकदम से, क्योंकि 1995 में 1995 में 15 लाख बड़ी रकम होती Of थी। course, yeah. और उस तरीके से अननोन, मैं कहूँगा अननोन आदमी के ऊपर इतना भरोसा रखना। उन्होंने बोला नहीं मेरे को मालूम है, मैंने आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। Yeah, of course. मुझे लगता है यू आर मोस्ट ट्रस्टवर्दी। अगर आपको मैं आज ये 15 लाख दे रहा हूँ तो अपेक्षा इतनी है, उसमें 3 ही चीज़ हो सकती है बोले। एक 15 लाख डूब जाएंगे, आप 15 लाख का 15 करोड़ करोगे कि जो मेरी अपेक्षा है, और ये 15 लाख लेके आप निकल जाओगे। आई सेड सर वो लास्ट बात तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। बोले मेरे को मालूम है, मगर जो 3 पॉसिबिलिटीज़ है वो मैं कह रहा हूँ आज इसमें, क्योंकि तुम्हारा अगर बैकग्राउंड वैसे रहता तो तुम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। उस हिसाब से मैंने पहला वो बिज़नेस चालू किया और उन्होंने बैकिंग दिया, इसीलिए चालू किया। मैं ज़िंदगी भर ये 2 लोगों का बहुत शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि इनसे मैंने सीखा और इन्होंने मेरी उस तरीके से, स्पेशली लुल्ला साहब ने मेरी बहुत मदद की, इसीलिए जो कुछ भी मैं आज हूँ ये उनकी बदौलत हूँ। फिर ये सब चालू हो गया, 95 में हमने चालू किया। 2003 तक एवरीथिंग वाज, सब कुछ अच्छा था, मगर 2003 में उनको ये लगा कि बाकी की जो उनके कंपनी की जो थी, तो लेने ये बिज़नेस नहीं करना चाहिए, ये बिज़नेस मॉड्यूल नहीं करना चाहिए। Okay. तो इसीलिए उन्होंने बोला कि नहीं ये बिज़नेस बंद करो, आप सिप्ला में ही आ जाओ। Oh. मगर उस समय क्या था कि 7 साल हो गए थे और मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप का, आप कहो तो वो एक नशा जैसे हो जाएगा Of course. की आदत हो चुकी थी खुद का बिजनेस चलाना। 7 साल बहुत अच्छी मतलब बहुत पीरियड होता है जहाँ पे आपको करेक्ट। और उस समय मैं उनको इसलिए भी मानता हूँ लुल्ला साहब को, कि मैंने उनको पूछा कि सर मैं सैलरी कितनी लूँ आज पर्टिकुलर में, तो आपको जितनी चाहे उतनी ले लो। बोले नहीं तो भी तुमको कमाना है और तुमको ही सब कुछ चलाना है, तो जो आप अफोर्ड कर सकते हो उतनी सैलरी ले लो। यानी उन्होंने इतना फ्री हैंड दिया हुआ था कि वो कुछ भी इस तरीके के सवाल नहीं पूछते थे। तो यानी रियल मेंटरशिप जो रहती है, मैं उसको इस टाइप की मेंटरशिप बोलूँगा कि लोगों पे भरोसा रखो, मॉनिटर करो। ऐसा नहीं है कि
एकदम कुछ भी करने के लिए, गलती ना हो जाए इसके लिए आप उनको गार्ड करते रहो या उनको समझाते रहो, मगर इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आपको छूट तो दे दी है, सिर्फ मेरे को पूछते जाओ ये करूं या वो करूं। उनका वो नेचर नहीं था, इसलिए वो हो गया। फिर जब 2003 में मैं सिप्ला के एज गुड एज मेंटरशिप से बाहर हो गया, तब मैंने सोचा कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे। फॉर्चुनेटली उस समय तक मेरी पत्नी और बेटा वो दोनों यूएस में गए हुए थे। मेरी पत्नी साइंटिस्ट थी, तो उसको तो वहाँ इजीली ग्रीन कार्ड मिल गया। उन दिनों यूएस को अच्छे लोगों की ज़रूरी ही थी, तो साइंटिस्ट वगैरह जो थे तो उसको ग्रीन कार्ड मिल गया। मैं बोलूँगा उसकी वजह से मुझे भी ग्रीन कार्ड मिल गया। ओके। यानी आज जो कुछ भी मैं दुनिया भर में करने की सोचता हूँ, उसके लिए वो जिम्मेदार है इस तरीके से। अगर मेरे को ग्रीन कार्ड नहीं मिल जाता था तो मैं यूएस में नहीं कुछ कर पाता था। ओके। वो भी एक बात हो गई। वाह। फिर 2000 से 2007 रादर 2003 से 2007 थोड़ा टेस्टिंग पीरियड था, क्योंकि हर चीज़ नई सिरे से करनी चाहिए थी। मगर उस समय भी मैंने नए तरीके से बिजनेस का ये कर लिया। यूएस में या लैटिन अमेरिका में उस समय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ज़रा थोड़े से सस्पिशियसली लोग देखते थे कि उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, क्या रहेगी। अब तो पूरे दिन बदल चुके हैं। करेक्ट। हमने आज इंडियन जेनेरिक्स जो है, यानी अपने भारत की बनाई हुई जेनेरिक प्रोडक्ट्स है, दुनिया भर में जा रही है, इवन यूएस में जा रही है। 40% यूएस का जेनेरिक मार्केट आज अपने भारतीय कंपनियों के हाथ में है, क्योंकि वो उस तरीके से इस्टेब्लिश किया। मगर वैसी चीज़ 2004 में नहीं थी। तो फिर मैंने और एक सोचा कि मेड इन इंडिया लेबल ही क्यों होना चाहिए, हम लोग क्यों दूसरे तरीके से नहीं सोचेंगे। तो यहाँ से मैं कैप्सूल बना के यूएस लेके जाता था, बल्क कैप्सूल। तो बल्क कैप्सूल पे तो लेबल रहता था मेड इन इंडिया, मगर वहाँ जब रिपैकिंग करते थे तब उस पर मेड इन इंडिया लेबल नहीं आता था, रिपैक इन यूएस आता था, तो वो यूएस प्रोडक्ट बन जाता था। ओके। तो उस वजह से अच्छी तरीके से वो मेरे को इस्टेब्लिश करने को मिला। ओके। एक हमने एक और भी एक ग्रैंडफादर प्रोडक्ट था कि जिसको टैनेट्स बोला जाता है। तो टैनेट्स भी वहाँ पे हमने यहाँ मैन्युफैक्चर करके वहाँ मार्केट करना चालू किया। तो मुझे लगा अभी चलो अच्छा है, सेट हो गए। मगर जब ऐसा लगता है कि सेट हो गए, कि जैसे 2003 में लगता था कि चलो अब सेट हो गए, तो वो अलग तरीके से हो गया। अब 2007 में और एक हो गया, जब ये यूएस में ही जो लोहमन ब्रदर्स थे कि उनकी जो बैंकिंग का सब बिजनेस कोलैप्स हो गया, और यूएस की जो इकोनॉमी थी वो बहुत अफेक्ट हो गई। और ये लोहमन ब्रदर्स वगैरह का सबसे ज़्यादा जो उनका कॉन्सेंट्रेटेड एरिया था वो कैलिफोर्निया था। कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, और वहाँ से जो था वो एरिया था। फिर उस समय ये मेरे प्रोडक्ट लेने वाले 4 डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो 4 में से 3 लोगों ने बोला कि नहीं, अब ये बिज़नेस हम लोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं जो कर रहा था वो न्यूट्रास्यूटिकल्स था। दैट मीन्स न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी हेल्थ सप्लीमेंट्स या डाइटरी सप्लीमेंट जिसको बोलते हैं, वो बिज़नेस था। तो यूएस में जो बिज़नेस था वो मेरा डाइटरी सप्लीमेंट का था। ना डाइटरी सप्लीमेंट इसीलिए किए हुए थे क्योंकि उसमें एंट्री बहुत इजी थी। उसके लिए रेगुलेशंस बहुत कम थे। मगर जिस बिज़नेस में रेगुलेशंस कम रहते उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो ये जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया यूएस में, तब मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बोला कि नहीं, अब हम ये बिज़नेस नहीं करना चाहते, जितना है उतना हम लोगों को ठीक है। तो जब ये उन लोगों ने ये बोला तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि ठीक है, मैं चालू रखता हूँ। अच्छा। उस समय यानी जब फिनेंशियल पोजीशन अच्छी रहती है तब ऐसा था, मैं वहाँ प्रोडक्ट डिलीवर करता था और मुझे इमीडिएट वो लोग चेक दे देते थे।
ओके। मगर जब ये फिनेंशियल क्राइसिस हो गया तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि मेरे को 30 दिन का क्रेडिट चाहिए। वो 30 दिन का क्रेडिट दिया मैंने, 30 का 60 हो गया, 60 का 90 हुआ। जब 90 दिन का क्रेडिट हुआ तब मेरे को डर लगा कि कल उठ के अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलता है कि मुझे ये बिज़नेस नहीं चाहिए क्योंकि उसमें मेरे को प्रॉफिट्स नहीं है, मुनाफा नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा। जो प्रोडक्ट्स मेरे यूएस में है उसका अगर मेरे को डिस्ट्रक्शन कॉस्ट ही ज़्यादा होगा वो प्रोडक्ट कॉस्ट से, क्योंकि उस समय भी मेरा जो बिजनेस मॉड्यूल था वो B2B था। मैं उनको मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट्स देता था उनके ब्रांड नेम के अंडर, करेक्ट, और मार्केटिंग का खर्चा वो सब करते थे। करेक्ट। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसीलिए मैंने सोचा ये बिज़नेस से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। तब मेरे को और मेरे जो पुराने मित्र थे वो मेरे तीसरे मेंटर बन गए। उनका नाम था देव प्रकाश यादवा। ओके। नाउ देव जी वो मेरे को 89 से जानते थे। ओह, क्योंकि वो उनका बहुत अच्छा नाम था फार्मास्यूटिकल केमिकल इंडस्ट्री में। तो ऐसी हमारी पहचान थी। जब कभी मेरे को कुछ लगता था तो बड़े भाई की तरह मैं उनसे बात कर लेता था और मुझे वो गाइड करते थे। इवन एलर्गन में जाने की भी सलाह उन्होंने ही दी थी, क्योंकि वो मैं यहाँ का बिजनेस छोड़ के यहाँ की नौकरी छोड़ के वहाँ नौकरी के लिए जा रहा था। उसके बाद रैनबैक से ज्वाइन करने का भी जब मेरे को प्रपोजल आया तब उन्होंने ही मेरे को बोला था हाँ बिल्कुल ज्वाइन हो जाओ। तो ये जब क्राइसिस हो गया कि अब क्या करना है, फिर से मैं क्रॉस रोड पे आ गया। तो मैंने तो सोचा कि ठीक है, शायद अपने को बिजनेस नहीं तो फिर से नौकरी कर लेते। तो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे। तब उन्होंने मेरे को बोला कि क्या करोगे अब। ऐसे और एक 6 महीना देखूंगा, नहीं तो नौकरी कर लूँगा, यूएस में भी नौकरी मिल जाएगी, प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। नहीं, बोले नौकरी नहीं करना है, चैलेंज लोगे। तो देव साहब अभी तक तो वही करते आ रहा हूँ। तो बोले नहीं, बोले एक वो उस समय सेवा सांते करके फ्रांस की कंपनी है, उसके कंसल्टेंट थे। ओके। और वो सेवा सांते को एक सेवा सांते ये पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में उस समय दुनिया की नंबर 2 की कंपनी थी, यानी पोल्ट्री वैक्सीन्स में। ओके। 2 बड़ी कंपनियां थी कि जिनके आपस में कंपटीशन थी। एक अमेरिकन कंपनी थी MSD और दूसरी सेवा सांते फ्रांस की। ओके। तो MSD ने एक नया प्रोडक्ट बनाया था कि जो वैक्सीन स्टेबलाइजर था, और फिर MSD ने बोला कि हमारा वैक्सीन अच्छा है क्योंकि उसके साथ ये हमारा वैक्सीन स्टेबलाइजर है। अब होता है ऐसा कि टेक्निकल रिजल्ट तो दोनों के अच्छे थे, मगर ये लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा कि अरे ये वैक्सीन स्टेबलाइजर भी साथ में दे रहे हैं। तो सेवा को नज़र आया कि ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, हमको भी दूसरे किस्म का वैक्सीन स्टेबलाइजर बनाना ही चाहिए। और देव साहब उनके कंसल्टेंट थे इंडिया में, इसीलिए वो उनको बोला कि हम लोग ये आउटसोर्स करना चाहते हैं और ये इंडिया से ही आउटसोर्स किया जा सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी फास्ट डेवलप इंडिया में ही हो सकती है कि वो टेक्नोलॉजी नोन नहीं है। तो लोगों को प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से आगे कर लेना ज़रूरी है। तो वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से आगे करने में हम लोग इंडियंस बहुत माहिर थे, भारतीय लोगों को उनका पूरा विश्वास था। तो उन्होंने बोला कि ये प्रोडक्ट के लिए, तो देव साहब उस समय भी एक बड़ी इंडियन कंपनी है इप्का, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे थे। तो उन्होंने ये सब कंपनीज को अप्रोच किया कि जो कंपनी सेवा सांते को बल्ड्रग सप्लाई करती थी वेटरनरी के, तो उनको अप्रोच किया। तो उन्होंने बहुत से सवाल पूछे कि इसका मार्केट कितना हो सकता है, क्या है। और ये जब उनको जवाब मिला कि नहीं, ये मार्केट तो नहीं हो सकता इतना, क्योंकि अभी तक ये न्यू कॉन्सेप्ट है और इसके लिए तो नया प्लांट ही लगाना पड़ेगा आपको। तो ये बड़े कंपनी ने बोला कि नहीं, उनको बताया गया कि ये मैक्सिमम मार्केट $5 मिलियन का हो सकता है। उस समय डॉलर की कीमत 30 रुपया थी। तो 5 मिलियन क्या हो जाएगा, इससे कुछ नहीं हो सकता, हमको ये प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है नहीं।
तो देव साहब को बहुत लगता था, और उनकी जो सेवा शांति की प्रोडक्ट मैनेजर थी उसको भी बहुत लगता था कि अरे ये इंडिया से हम लोग प्रोडक्ट नहीं डेवलप कर पा रहे हैं तो काहे कैसे करेंगे। तो जब ये हो गया तब देव साहब ने मेरे को बोला कि ये प्रोडक्ट करोगे। बोला हाँ मैं करूँगा। तो बोले तुमको प्रोडक्ट भी ढंग से मालूम नहीं और तुम बोल रहे हो कि करूँगा। ऐसे देव साहब मैं दो चीज़ बोल सकता हूँ, मुझे लगता है मैं अच्छा फार्मासिस्ट हूँ। हाँ। और मेरा करियर की शुरुआत मैंने R&D में की थी, तो मैं ये प्रोडक्ट डेवलप कर सकूँगा। और आज की बात ऐसी है कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से करना है। आप जिसको बोलते हैं कि आई वॉज एक्चुअली ड्रिवन टू द वॉल, नहीं करूँगा तो नौकरी आज। मगर वो मन ऐसा नहीं चाहता था कि फिर से नौकरी में जाओ, और उस तरह अगेन एक चैलेंज था, एक्सप्लोरेशन का मौका था, या और वो था तो तो फिर मैंने वो प्रोडक्ट करने का सोचा कि ये करूँगा। तो मतलब ये R&D से लेके शुरुआत होगा। R&D से वो कॉन्सेप्ट टू कमीशनिंग इस बेसिस का था। ओके। क्योंकि सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था और फाइनल प्रोडक्ट वो टेक्नोलॉजी डेवलप करके मुझे ही बनाना था। तो उसमें तो टाइम भी लगने वाला था थोड़ा। अभी टाइम तो वो लोग देने के लिए तैयार थे। हाँ। उनका सिर्फ था कि अगर चाहिए तो हमको कल चाहिए प्रोडक्ट, मगर अगर कल की जगह अगर 2 दिन भी लगता है तो भी, क्योंकि क्या था कि ये बड़े कंपनियों ने बोला था कि हम नहीं करेंगे। करेक्ट। तो ये जब हो गया, मेरे पास फैक्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं थी, मगर फिर भी वहाँ मैंने मित्रों से मदद लेके, फार्मेसी कॉलेज से मदद लेके वहाँ मैंने वो प्रोडक्ट बनाना चालू किया। ये बात है फरवरी 2007 की बात है। ओके। आज इसमें तो फरवरी 2007 में जब ये मैंने चालू किया, पहला सैंपल मैंने भेजा उनको अप्रैल में। 2 महीने पहले लगे मेरे को सब करने के लिए, क्योंकि बात ऐसी थी ये एफरवेसेंट प्रोडक्ट था। हाँ। और एफरवेसेंट पोल्ट्री प्रोडक्ट, ये लोग समझ भी नहीं सकते थे कि एक तो पहले पोल्ट्री के लिए एफरवेसेंट क्यों लगेगा। हाँ करेक्ट। और ये जो लगने वाला था उसकी खासियत ऐसी थी कि वो जो टैबलेट थी वो 20 ग्राम की टैबलेट थी। ओह अच्छा। और उसका भी स्पेसिफिकेशन ऐसा था, 40 मिलीमीटर उसका डायमीटर था। 40 मिलीमीटर के डायमीटर वाला टैबलेट ही तब तक बनती नहीं थी अपने यहाँ पे। यानी मेरे को फिर वो टूलिंग से शुरुआत करनी थी कि 40 मिलीमीटर का डायपंच बना के फिर उसमें वो प्रोडक्ट बनाना। करेक्ट। तो ये सब करने के लिए पहले ही ट्रायल के लिए मेरे को 2 महीने लगे। अप्रैल में मैंने पहला प्रोडक्ट भेजा, रिजेक्ट हो गया वो। फिर मैंने सोचा कि इसमें क्या मेरी है, फिर और मैंने ट्रायल्स करके उनको मई एंड में मैंने दूसरा सैंपल भेजा। जब दूसरा सैंपल भेजा तो वो भी रिजेक्ट हो गया, मगर उनकी जो क्वालिटी कंट्रोल वाली चीफ थी उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि आपने ये सेकंड सैंपल भी रिजेक्ट हो गया है, मगर फिर भी डोंट गिव अप, यू आर वेरी क्लोज। ओके। तो मैंने सोचा वेरी क्लोज टू व्हाट। हाँ। शी सेज हमारी जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप बहुत क्लोज हो, बहुत नज़दीक हो, डोंट गिव अप। उसने बोला नाउ थर्ड सैंपल इज अप्रूव्ड, वाह। देन यू मेक अनदर 2-3 सिमिलर सैंपल्स। वो भी मैंने रिपीटेटिवनेस के लिए वो किए और वो पास हो गया। देन उन्होंने बोला यस, अब हम लोग वी कैन साइन एग्रीमेंट विथ यू फॉर दिस बिजनेस। अब ये बिजनेस का जब ये हो गया मेरे को खुशी हुई, मगर डर भी ऐसा लगता था कि मेरे पास तो यूनिट ही नहीं था। ऐसे ही मैंने लैब में बना लिया था, मगर लैब में बनाना और इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना ये Correct. अलग बात होती है। उसके Volumes लिए पे। बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है, प्रोसीजर चेंज करनी पड़ती है। यानी लैब से पायलट से कमर्शियल तक जाना जो है, ये प्रवास, ये जो जर्नी है वो इतनी इजी नहीं रहती ऑफ कोर्स आज इसमें। और उसमें भी क्या रहता है कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या उसकी गाइडलाइंस है इंटरनेशनल और भारत में भी तब तक
अच्छी तरीके से हुई थी, उस तरीके से मेरे को ये मैन्युफैक्चर भी करना था, तो उसके लिए प्लांट भी उस तरीके का चाहिए। और ये आपका पहला एफर्वेसेंट प्रोडक्ट? पहला एफर्वेसेंट। हाँ, आज यहाँ से उस शुरुआत। समय तक एफर्वेसेंट, मैंने जब बैंक में भी ये प्रपोजल दिया तो बैंक वाले भी बोले एक एफर्वेसेंट तो हमारे लिए नया है, मगर वो ठीक है, हम तो बिजनेस में इतने माहिर नहीं रहते ही नहीं है, मगर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के हिसाब से हमको ये समझाओ है क्या। तो मैंने बोला ये पोल्ट्री के लिए, तो बोले पोल्ट्री क्यों एफर्वेसेंट लेगी, क्योंकि हर एक का यही रहता है। फिर मैंने उनको ये समझाया कि ये प्रोडक्ट क्यों है पोल्ट्री के लिए, और ये सब कुछ जब है तो तब उस समय, दैट मीन्स ये मैं बात कर रहा हूँ 2007 एंड की, हमने 22 अक्टूबर 2007 को MOU साइन किया सेवा शांति के साथ। ओके। और मैं गया था और 22 अक्टूबर को हमने वो एग्रीमेंट साइन किया। MOU, एग्रीमेंट भी नहीं बोलूँगा मैं, MOU था। और वो MOU होने के बाद देव साहब ने मेरे को बोला कि अब फटाफट काम चालू करो। मैंने उनको बोला कि सर काम तो चालू करते हैं, मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी रेडी है, इसमें 3 करोड़ का खर्चा आ रहा है। तो बोले बैंक तो दे देगी ना। आई सेड सर बैंक ने बोला है अगर मैं अपने 50 लाख लगाऊंगा तो वो बाकी का दे देंगे आज पर्टिकुलर इसमें। तो बोले तुम्हारे पास, मैंने बोला मैं फ्लैट है मेरा एक, वो बेच के मैं 25 लाख मेरे को मिल रहे हैं, क्योंकि उन दिनों क्या था, एकदम से स्लम्प हो गया था मार्केट। मुंबई का जो नॉर्मल मार्केट था वो स्लम्प हो गया था। तो मैंने बोला मेरे 25 लाख ऐसे कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मैं 25 लाख डालता हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत सब कुछ ये मदद करके हमने 50 लाख इकट्ठे किए और हमने चालू किया। नवंबर में उनके जो वाइस प्रेसिडेंट सप्लाई सोर्स थे वो आए भारत में देखने के लिए, बोले चलो मेरे को तुम्हारा प्लांट देखना है। और उस समय मेरा प्लिंथ लेवल तक प्लांट था और मैंने उनको ब्लूप्रिंट दिखाया कि मैं ऐसे करने वाला हूँ, ये मशीन से ऐसे। उनको मन में रियली लगा कि ये प्रोजेक्ट कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने देव साहब को बोला कि देव, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट, वी हैव साइंड MOU, एंड ये MOU की एक कंडीशन ऐसी है कि ये MOU वैलिड रहेगा अगर सेवा शांति का QA/QC जो है वो ये प्लांट अप्रूव करेंगी। मगर ये प्लांट तो है ही नहीं अभी, ये ड्राइंग बोर्ड पे प्लान है, कैसे हो जाएगा ये। तो देव साहब ने बोला नहीं नहीं, आई विल इंश्योर कि ये हो जाएगा। तो बोले ठीक है। बोले अगर हुआ तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो बोले 2 चीज़ें हो जाएगी, तुम्हारी कंसल्टेंसी जाएगी, मेरी नौकरी जाएगी। आज क्योंकि ये बहुत हमारे लिए एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। और इसमें फिर मैं उसी समय था, मैंने बोला कि ना मैं आपकी नौकरी जाने दूंगा ना देव साहब की कंसल्टेंसी जाने दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को यहाँ तक, आप दोनों ने मदद की हुई है। तो बोले नहीं होने दूंगा। तो बोले ठीक है, गुड लक टू यू, और ये प्रोडक्ट आप कब दे दोगे। तो मैंने उनको बोला जून में दे देंगे। हम लोग नवंबर 2007 में थे और आपको जून 2008 में, मेरे मन में था जून 2008। तो उन्होंने बोला ठीक है जून 2009। ऐसे नहीं सर 2008। इसे आप ऐसे, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, आपका प्लांट खड़ा नहीं है, उसमें ट्रायल्स नहीं है, और आप डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी है, एफर्वेसेंट टेक्नोलॉजी नहीं है इजी, पहली बार कर रहे हो। ऐसे नहीं, फिर भी मैं करूँगा जून 2008। तो मैंने बोला एवरीथिंग इज लुक्स टू बी डाइसी टू मी, यू हैव एम्बिशंस, यू हैव ड्रीम्स, बट आई थिंक यू डोंट नो द रियलिटीज़। आई सेड सर आई नो द रियलिटीज़, दैट्स वाई मैं ये आपको आज कमिट कर रहा हूँ कि जून 2008। उस समय बैंक ने लोन भी सैंक्शन नहीं किया था। मैंने बाहर से पैसे लाके
वहाँ तक किए थे। 50 लाख तो हमारे थे, हाँ। मगर बाहर से और 50 लाख लाके काम शुरू कर दिया। काम शुरू किया था। और जिसमें तो बैंक को एक ही था कि उस समय स्टार्टअप वगैरह ये टर्मिनोलॉजीज नहीं थी, इतना हाँ। एनवायरनमेंट भी नहीं था कि Correct. इनकरेजमेंट आजकल जैसे मिल रहा है, ऑफ कोर्स। उस समय नहीं था वो 2007 में। फिर बैंक को ऐसे लगा कि इतनी बड़ी कंपनी ये ऐसे कंपनी के साथ क्यों करेगी बिजनेस, ये एमओयू भी है वो सही है या गलत है। आज फेक एमओयू भी बनाया जा सकता है ना। ओके। आज उनको ऐसा डर लग रहा था, इसीलिए वो फिनांस में हिचकिचा रहे थे। अरे वाह। फिर मैंने तो काम चालू करके रखा हुआ था, और मैंने आपने कमिटमेंट भी दिया हुआ था। कमिटमेंट दिया हुआ था। मैंने देव साहब को बोला कि सर मैं और मार्केट से उठा लूँगा, क्योंकि उस समय मार्केट से उठाना यानी 20% इंटरेस्ट के ऊपर वो उठाना पड़ता था। फॉर्चुनेटली क्या था कि लोग ऐसे थे कि जो मेरे पे भरोसा करते थे, तो उन्होंने वो पैसे दे दिए कि आज ये सब देख के। फिर हुआ ऐसे कि सरस्वत बैंक के पास हम लोग गए हुए थे। सरस्वत बैंक में जब लोअर लेवल पे नहीं हो रहा था, तब उस समय मिस्टर बैनर्जी करके उनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो मेरे एक मित्र के थ्रू मैंने बैनर्जी साहब को बोला कि मुझे आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होता था तो मैं तो पूरा डूब जाता था। फिर बैनर्जी साहब के साथ हमारी मीटिंग हो गई। वो सब मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट लीगल थे वो भी थे। तो बोले प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको ये एमओयू का रियल है आप फ़ोन करके पूछो ना, जिस आदमी ने साइन किया है उसका फ़ोन नंबर है, उनका ईमेल आईडी है, आप जाके पूछो ना उनको। तो नहीं वो हमने कर लिया है, इट इज़ अ जेन्युइन थिंग आज पर्टिकुलर इसमें। तो फिर क्या है बोले, तो बोले अभी है ऐसा कि इनके पास जो कंस्ट्रक्शन के लिए डायरेक्ट परमिशन जो लगता है टाउन प्लानिंग से, भले वो रूरल एरिया रहेगा तो भी वो टाउन प्लानिंग निफाड़ का जो है उनका अभी तक अप्रूवल आया नहीं है। मैंने बोला बाकी सब अथॉरिटीज़ का सर अप्रूवल आया हुआ है, मगर उनका अप्रूवल के लिए, तो बोले उनका अप्रूवल क्यों नहीं आया। आई सेड ऑनेस्टली स्पीकिंग वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं, और मैं आज आपके सामने है इसलिए नहीं, नॉर्मली भी कहना चाहता हूँ, सरस्वत बैंक ने मेरी इतनी मदद की है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने मेरे से ना तो कभी कुछ पैसे का हिंट भी दिया है ना कुछ। मैं जाता हूँ तो मेरे को वो चाय पिलाते, खाना खिलाते, ये लेवल तक है पर्सनल, यानी वो लोग इतने अच्छे तरीके से है। हाँ। तो फिर मैं उनको पैसे दे दूं क्या। हाँ। मेरे को एक तो पैसे नहीं है मेरे पास, आपको मैंने सब सोर्सेज बता दिए, यहाँ तक कि मैंने तो डॉक्यूमेंट भी बताया कि मैंने कहाँ से पैसे क्या लिए हुए हैं। और आपको एथिकली भी वो नहीं, एथिकली मेरे को अच्छा नहीं लगता था। फिर उन्होंने बोला ये कब तक, ये दिन भी है 19 फरवरी 2008, और आप जून के करीब आ रहे थे। जून के करीब। तो 19 फरवरी 2008 को फिर उन्होंने बोला कि ये परमिशन कब तक मिलेगी। मेरे को डेफिनेटली लगता है कि ये 30 मार्च तक तो मिलनी चाहिए, क्योंकि ईयर एंड है, गवर्नमेंट के लोगों को भी कभी ना कभी जवाब देना पड़ेगा। तो वो मुझे मिल सकती है। तो बोले ठीक है वो है क्या। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं आप 30 मार्च मत बोलो, 30 अप्रैल तक आपको परमिशन लाओगे। अच्छा हाँ वो मैं डेफिनेटली लाऊंगा क्योंकि आज है। तो फिर बोले एक ऐसे करना पड़ेगा, आपको इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा कि अगर 30 अप्रैल तक ये आप परमिशन नहीं ला सकोगे तो बोले बैंक को राइट रहेगा कि आपको जो हम लोन दे रहे हैं वी कैन रिकॉल द लोन। ओके। अच्छा ठीक है, मैं इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए तैयार हूँ। वो लोगों ने मगर इतना स्विफ्टली 19 तारीख को ही उसी मीटिंग में इंडेमनिटी बॉन्ड मैंने साइन किया।
और 19 फरवरी 2008 दोपहर को 3 बजे मेरे अकाउंट में उन्होंने 2 करोड़ डाल दिए। ओके। दैट मीन्स एक तो मेरे को इतना ये था कि ये लोगों को जब यानी ये बैंक वाले चेयरमैन से लेके जब ये कन्विंस हो गए कि नहीं ये प्रोजेक्ट हो सकता है, वायबिलिटी है इसकी, तो उन्होंने तुरंत पैसे ट्रांसफ़र किए। भले जब कोई भी पैसे लेता है तो आपसे हर चीज़ लिख के लेता है, आज कल परसों की हर चीज़, मगर ठीक है, दैट इज़ द वे। वो होने के बाद मैंने दिन रात काम करके फैक्ट्री वो कंप्लीट की। क्योंकि वो फैक्ट्री कंप्लीट करने के लिए भी हमने जेन्युइन आइडिया लगाई कि एफर्वेसेंट प्रोडक्ट की एक चीज़ ऐसी है, उसको लो टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी लगती है। ओके। और अपने यहाँ पे टेम्परेचर तो इतना लो तो रहता नहीं, लो यानी 20 डिग्री के नीचे मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है। अच्छा। और सिर्फ 20 डिग्री के नीचे मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी जो है वो भी 20% के नीचे चाहिए। दैट मीन्स वो तो ड्राई कंडीशंस है, यहाँ तो ह्यूमिडिटी बिल्कुल दोनों चीज़ नहीं है। तो आपको वो क्रिएट करनी पड़ती है कि जो HVAC सिस्टम से क्रिएट होती है। मगर फिर भी आपको जो ट्रांसमिशन रहता है, दैट मीन्स बाहर से अंदर, दैट मीन्स जब आप अंदर 20-20 की हवा तैयार करोगे तो वो बाहर भी नहीं जानी चाहिए। इंटरनल सर्कुलेशन की जो HVAC सिस्टम जो है वो इस तरीके की चाहिए, वो इंटरनल करेंगे ताकि बाहर हवा ना जा सके, बाहर मॉइस्चर नहीं जा सके। इसीलिए हमने जेन्युइन, अब मैं आर्किटेक्ट तो था नहीं, मगर मैंने सोचा कि टेम्परेचर और ये कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो हमने सैंडविच वॉल टेक्निक यूज़ किया प्लांट के लिए। और उसमें क्योंकि अभी की जो सिस्टम है वो अलग सिस्टम है, ओके। उस समय हमने वो यूज़ किया, उससे हमारा 30% कॉस्ट कम हो गया इसका। वो सब करके प्लांट तैयार किया। 17 अप्रैल को वो उनकी टीम आई देखने के लिए, ट्रायल प्रोडक्शन प्लांट अप्रूव किया उन्होंने 21 अप्रैल को, और 2 मई 2008 को पहला ऑर्डर आया उनका 1 कंटेनर लोड का, और 12 मई को LC आ गई उनकी। ये बात हो गई, 12 मई को उनकी LC आ गई और हमारी पहली शिपमेंट 14 जून को गई। वाह। दैट मीन जो जून का मेरा कमिटमेंट था वो पूरा हो गया, कुछ दिन पहले ही इनफैक्ट हो गया। या नाइस। तो फिर उसके बाद दैट मीन्स 14 जून 2008 और आज तक उनके लिए हमने 8460 बैचेस बनाए हैं। वाह। और अभी तक एक भी रिजेक्शन हुआ नहीं है। इसलिए उन्होंने 2014 और 2018 ये दोनों साल में हमको बेस्ट सप्लायर का उन्होंने अवार्ड भी दे दिया है उन्होंने। और उसके बाद से आज तक आप एफर्वेसेंस में बहुत बड़े ब्रांड हैं, इंडिया में तो हैं ही हैं, काफ़ी कंपनीज़ को आप, और परदेश भी काफ़ी कंट्रीज़ फिर आप काइंड ऑफ फैल गए, और काफ़ी, अब कितने कंट्रीज़ हैं आप ऑलमोस्ट? अभी हमारा 23 कंट्री में एक्सपोर्ट्स है। सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट वाले हमारा मार्केट है वो फ्रांस है। ओके। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया है, दैट मीन्स आसियन कंट्रीज़ में है, लैटिन अमेरिका है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली US भी है हमारा। ये है। तो इसमें अगर आप जर्नी ट्रेस करोगे, 2008 में हमारा पहला प्लांट हो गया, 2013 में हमने दूसरा लगाया, 2018 में तीसरा लगाया, और 2024 में चौथा प्लांट लगाया हमने। सो ये अभी हमारे 4 एफर्वेसेंट प्रोडक्ट के प्लांट्स है। चारों प्रोडक्ट्स अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट बनाते हैं। और आप हमें मतलब अभी तक B2B ही हैं? हाँ, हमारा बिजनेस मॉड्यूल वो क्लियर है, आप वो B2B रहेंगे? क्लियर है। मैं ये बोलूँगा हमने गलती करके अच्छी चीज़ की, यानी B2B में ही रहे। हाँ। गलती इसीलिए कि लोग B2B में आपका मार्जिन बहुत कम रहता है, दैट मीन्स वेफर थिन मार्जिन पे काम करना पड़ता है।
मगर उस वजह से आपकी रिस्क भी कम हो जाती है। आज मार्केटिंग कंपनी जो है उनको जो एडवर्टाइजिंग वगैरह पे खर्चा करना पड़ता है, वो खर्चा आपका B2B में बहुत कम रहता है, क्योंकि आप फिर टेक्नोलॉजी पे कंसंट्रेट कर सकते हो। और ये टेक्नोलॉजी के बदौलत हम लोग आज दुनिया में वाइडेस्ट रेंज एफर्वेसेंट की हमारी है। तो इसकी वजह से आप सुपर स्पेशलाइज्ड भी हो गए ना इस एरिया में, बिकॉज यू आर फोकस्ड इन दैट एरिया। करेक्ट। वो सुपर स्पेशलिटी भी हो गई। और अभी हुआ है ऐसा, हमारे जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको पिक्स अप्रूवल मिला है। यानी वो पिक्स यानी यूक्रेन से हमको अप्रूवल मिला है। पिक्स अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो जैसे शेंजेन वीसा जब आपको मिलता है तब आप यूरोप के हर कंट्री में जा सकते हो। ये पिक्स उसी टाइप का है कि ये 42 कंट्रीज़ का जो है वो एसोसिएशन है। तो जब पिक्स अप्रूवल मिल जाता है तो उसमें से बहुत से कंट्रीज़ में आपकी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। wow. तो भारत का ये हमारा पहला प्लांट है कि जिसको, पहला एफर्वेसेंट प्लांट है कि जिसको पिक्स अप्रूवल मिला हुआ है। wow. सो ये यहाँ तक का इस तरीके का जर्नी है ये। मैं आप हमेशा कहते हैं कि एनी वॉलेटाइल सिचुएशन इन एनी अदर कंट्री इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यस। सो व्हाट डज दैट मीन? ये क्या है? अभी ये मेरे को मेरे पहले एलर्गन के बॉस ने मेरे को एक बोला था, वेयर देर इज केओस देर इज अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जब केओस रहता है तब लोग उस मार्केट में या उस कंट्री में जाना नहीं चाहते। उनको डर रहता है कि वहाँ से क्या हो जाएगा। पहली अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली जब लेबनान में वॉर चल रहा था, तब मेरे बॉस ने मेरे को बोला था तुम लेबनान जाओ। ओके। अब लेबनान बात ऐसी थी, मेरे को एक तो इंडियन पासपोर्ट था, मुझे वीज़ा हर कंट्री के लिए लगता था। दूसरी बात ऐसी थी कि लैंग्वेज बैरियर, अरेबिक तो मैं जानता नहीं था। मगर हमारे वहाँ के जो मैनेजर थे उनको मदद चाहिए थी, इसलिए मेरे को दुबई से वहाँ भेजा। मैं गया, सच बताता हूँ डरते डरते गया, क्योंकि वो वॉर टोन कंट्री थी तो उसमें कैसे हो जाएगा। मगर वो गया और वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी मेरे को रैनबैक्सी से मिली। कंबोडिया भी मैं गया, तब भी वहाँ पे वॉर टोन कंट्री था, वहाँ पे भी मेरे को अच्छा बिजनेस मिल गया। और तीसरा मेरे को सबसे मेरे एंटरप्रेन्योर लाइफ में जो मिल गया वो कोसोवो में मिल गया। यहाँ तक मिल गया कि कोसोवो 1998 में पहले दफ़े में गया और वहाँ पे भी हमारा बिजनेस अच्छा तरीके से चालू हो गया। सिर्फ बिजनेस चालू नहीं हुआ, वहाँ पे हमने प्लांट लगाया। बट ऐसे वॉलेटाइल सिचुएशन में ये सब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मतलब मिलती है? अच्छा। क्योंकि क्या रहता है कि वोलेटाइल जब ये सिचुएशन रहती है या डेंजरस सिचुएशन रहती है, बहुत कम लोग वहाँ जाना चाहते हैं। अच्छा। So you're the first approacher or you're the only approacher? Correct. In fact, we were only approacher in Kosovo. Okay. और ये सभी जो है वो एक थोड़ा सा आपको चांस मिलता है, यानी कोई अगर वो चांस में आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो वो हो जाता है। So there is a risk also. See, everywhere there is a risk involved. बिजनेस में अगर आप जितनी आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है ना, उतने आपके सक्सेस चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न्स दे से, उस हिसाब से ये डेफिनेटली है। और क्या होता है, ये तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा, देर इज़ नथिंग लाइक सक्सेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। एज आपको जब एक चीज़ में सक्सेस मिलता है तो आपको वो आदत हो जाती है कि नहीं ये भी करके देख लेते हैं। यानी ये आदत इस तरीके से है, पहला प्लांट हमने चालू किया 2008 में, तब लगा कि नहीं आगे का भी करना चाहिए। उस समय भी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, फिर भी सोचा ठीक है पैसे लेके करेंगे। तब तक रिस्क, दैट मीन्स तब तक जो डर रहता था वो डर कम हो गया था।
कि नहीं हम लोग कर पाएंगे। तो आप एक्सटेंड करते गए अपने Extend आप को, करते जितना गए। आप कर सकते थे। तो अभी हमने जो नई जगह ली है वो हमने 7.5 एकड़ की जगह ली है, क्योंकि अभी तक के जो प्लांट हमने किए थे ना, वो मुंबई का होने से जो आदत रहती है 1 रूम किचन से शुरुआत करके है, वैसे हमने पहला प्लांट हम सिर्फ अभी भी बोलते कि 1 रूम किचन वाला प्लांट है वो। और मगर अभी जो करना है वो हमको वर्ल्ड क्लास लेवल पे करना है, क्योंकि उतनी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, टीम बढ़ गई है, कैपेबिलिटीज़ बढ़ गई है हमारी। अब तो आप यूएस में भी आप प्लांट हाँ, लगाना चाहते हो। सच बोलूँ तो ये अभी भी मैं बोलता हूँ सपना है। कोशिश कर रहा हूँ मैं गए डेफिनेटली 7 साल से, मगर कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी मेरे को एक ज़्यादा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, क्योंकि आजकल यूएस की जो सिचुएशन है और जो टैरिफ वॉर चल रहा है, उसमें अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो फ़ायदा अच्छा हो सकता है। ओके। ये एक यानी ये 2-3 दिन पहले की ही बात है, मगर ये जो मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा हूँ यूएस के लिए, उसमें ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। We all wish that this comes into reality. और बहुत I'm बहुत sure. मुझे अच्छा लगा ये सब इसमें, और होना चाहिए। अगर ये Of course होगा। हम लोगों ने कर लिया तो वो यहाँ से जो कुछ भी हमारी जो स्पेशल टेक्नोलॉजी है, कि जो हमारी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, हमारे जो एफर्वेसेंट के पैटर्न्स भी है, वो भी सब इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। मतलब आप सुपर स्पेशलाइज्ड हो अब इसमें। हाँ। तो आपको क्या कहते हैं, आप इररिप्लेसेबल हो इन अ वे, राइट? इसी तरीके से सो अच्छा, दूसरी एक बात मैं बहुत मतलब गहराई से मैंने ऑब्जर्व किया, जब आपके केबिन में मैं बैठा था उस दिन और आपसे बात कर रहा था, तो जैसे ही वर्किंग आवर्स ख़त्म हुए तो आपके सारे जो कर्मचारी थे वो इंडिविजुअली आके आपको बाय करके जा रहे थे, और वो बड़े दिल से वो बाय कर रहे थे। ये मैं बहुत कम दिखता हूँ। तो ये कल्चर क्या है, ये अपनापन आपने कैसे लाया अपने सारे? आज इसमें मैं मेरी बैकग्राउंड को मैं बहुत पहले उसको मैं धन्यवाद देना इसीलिए चाहता हूँ, मेरी बैकग्राउंड को ही, कि मैंने जो लोगों से सीखा। स्पेशली जब ये कंपनी मैंने चालू करने की सोची 1995 में, तब मैंने क्रीडो लिखा था। क्रीडो यानी कि आपकी ये कंपनी होनी ही क्यों चाहिए। ओके, सो पर्पस ऑफ द पर्पज ऑफ इट। सो अभी इसमें 3 ख्याल मेरे मन में है कि कोई भी चीज़ करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें चाहिए, यानी बिजनेस चेक करने के लिए। एक तो पर्पज चाहिए कि क्यों करना चाहते हो, सेकंड पैशन चाहिए, और पर्पज और पैशन के साथ अगर प्रॉफिट नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं सक्सेसफुल हो सकता। आपके पास सिर्फ पैशन है, दैट मीन्स ये आपकी हॉबी है। आपके पास पर्पज है, दैट मीन्स ये सोशल वर्क है। तो पैशन तो है ही है, उसकी वजह से आप इतने हैं, लेकिन मुझे कंपैशन भी दिख रहा है। हाँ, अब वो कंपैशन इसीलिए है कि बहुत से लोग बोलते हैं और हर कंपनी बोलती है हमारी कंपनी ये फैमिली है, मगर मैं ये नहीं बोलूँगा। साइटेक इज़ एन आर्मी, ये हमारी आर्मी है। क्यों आर्मी है? क्योंकि फैमिली में यानी आपके घर में कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लोगों के मतभेद हो सकते हैं, मगर आर्मी या आर्म फोर्सेस ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, जब ये कोई भी चीज़ एक डिसाइड होती है, सब लोग दिल लगा के वही करते हैं। तो एक गोल पे, एक विजन पे सब लोग गोल, एक विजन पे चलते हैं। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं, गोल फर्स्ट, टीम सेकंड, मी लास्ट। इस वजह से सबको ये हमने बोला है। अब ये इक्वालिटी लाने के लिए और एक चीज़ हमने की है कि जैसे आर्मी में जनरल से लेके जवान तक हर कोई एक ही यूनिफॉर्म पहनता है, वैसे ही हमारे कंपनी में भी हर कोई एक ही यूनिफॉर्म पहनता है। आपने ये देखा रहेगा उस दिन भी। और ये है करेक्ट, हमारा सब लोगों का एक ही यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स बहुत कम कंपनीज में ऐसे यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब ब्लू कलर के टी शर्ट्स। हाँ, वो अभी हमने जो किया है वो सब ऐसा है कि वैरायटी भी आनी चाहिए, इसीलिए
मंडे ट्यूसडे हम लोग ब्लू कलर रहते हैं, ओके, वेंसडे को हमारा रेड कलर रहता है, देन थर्सडे को फिर से ब्लू कलर, और फ्राइडे को ओपन। ये यानी ऑफिस की बात है। हाँ हाँ, फैक्ट्री में तो हर फैक्ट्री में यूनिफॉर्म रहता ही यूनिफॉर्म्स रहती है, है। मगर ये हमने ऑफिस में भी लाया हुआ है। करेक्ट। और ये हमारे सब जो एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि इसमें एटलीस्ट शुरुआत तो इक्वालिटी से होती है। या और मैंने पहले दिन से ये रखा हुआ है, मेरे केबिन का दरवाज़ा कभी बंद नहीं रहता, हमेशा मैं खुला ही छोड़ता हूँ। जो कुछ भी है, जिसको भी बात करनी है, वो आके मेरे से डायरेक्ट बात करो। ओके, दैट मीन्स फिर भी अभी होता है ऐसा कि मैं माइक्रो मैनेजमेंट में हूँ क्या? मैं ये बोलूँगा कि मैं माइक्रो मैनेजमेंट में हूँ और नहीं भी हूँ। अब ये दोनों चीज़ें कैसे कि माइक्रो मैनेजमेंट में हर चीज़ मेरे से पूछ के करनी चाहिए, यानी कंपनी का ये बेसिक डेफिनेशन रहता है। मगर जो एरिया मैं देखता हूँ, आज मेरा थोड़ा सा स्ट्रेन जो है वो R&D और मार्केटिंग में है, तो ये दोनों डिपार्टमेंट में ज़रा ज़्यादा बारीकी से देखता हूँ। ओके, क्योंकि आज B2B बिजनेस मॉड्यूल में आपकी टेक्नोलॉजी या आपकी मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसकी बदौलत ही हम लोग ये जो आज बोलते हैं कि हमारा हर किस्म का एफर्वेसेंट प्रोडक्ट है। यानी इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा लिक्विड देखते तो हम मन में सोचते कि अरे इसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? क्योंकि बायो फर्टिलाइज़र नॉर्मली लिक्विड्स रहते हैं, वो बायो फर्टिलाइज़र का हमने बायो फर्टिलाइज़र टैबलेट बना लिया है। कॉस्मेटिक एफर्वेसेंट कोई नहीं बनाता, हमने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी एफर्वेसेंट में कर लिए हैं। ये अब जैसे है वैसे मैं कहूँगा कि बिजनेस मैच्योरिटी जब आती है तब आप अलग तरीके से सोचना चालू करते हो। करेक्ट। और ये अलग सोच ही शायद आपको और आगे ले जा सकती है। ट्रू, ये मेरा मानना है, इसीलिए ये कर रहे हैं हम लोग। एब्सोल्यूट। और मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो एक मैंने डेफिनेटली किया है कि बहुत से कंपनी में फैमिली मैनेज रहती है, मगर मैं बोलूँगा हमारी कंपनी एम्प्लॉय ओन्ड एंड मैनेज्ड है। ओके, कैसे? कि जो हमारे की एम्प्लॉयज़ है वो हमारे कंपनी के इक्विटी होल्डर्स है। ओके, ये चीज़ जब मैंने सिप्ला के साथ, लुल्ला साहब के साथ काम करना चालू किया, तब वहाँ से मैंने सीखा। अच्छा। क्या होता है स्पेशली छोटी कंपनीज़ को अच्छे लोगों को रिटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अच्छे लोगों की मार्केट वैल्यू अच्छी रहती है। और आप कितनी भी सैलरी दोगे, आपसे ज़्यादा सैलरी देने वाले लोग भी हैं। तो लोगों को अगर आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए लगाव ज़्यादा आपको निर्माण करना है, तो उनको आप एक प्रपोजल दे दो, आप उनको एम्प्लॉय से ओनर बनाओ या एम्प्लॉय ओनर बनाओ, पार्ट ऑफ इट। तो उसमें लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि ये कंपनी मैं बिल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी कंपनी है। करेक्ट। तो हर कोई भी चीज़ है कि जिसमें, जैसे मैं मुंबई में जब कभी भी कोई बाहर से आता है, कि जैसे मैं बाहर से आया, हर एक की इच्छा क्या होती है कि मेरा घर होना चाहिए, भले वो एक रूम का रहे मगर मेरा घर होना चाहिए। वैसी ही बात मैंने ओनरशिप या कंपनी ओनरशिप के बारे में देखी हुई है। बड़ी बड़ी जो लिस्टेड कंपनी है वो ईसॉप करती है। अब वो ईसॉप का मतलब ऐसे ही रहता है, लोगों को कंपनी के लिए ज़्यादा लगाव निर्माण कैसे किया जा सकेगा, इसीलिए ये ईसॉप का चालू हो गया है। करेक्ट। तो हमारी छोटी कंपनी, हम ईसॉप तो नहीं कर सकते, मगर लोगों को ये इक्विटी बेसिस पे ही कर सकते हैं। ट्रू। लोगों को अच्छा लगता है। सुपर, कमाल। तो मेरे ख्याल के सर, आपका ये जो सारा एक्सपीरियंस, ये विजडम है, ये मेरे ख्याल से देखने वालों को, या जो भी स्टार्टर्स हैं या शुरू के फेज़ में हैं या जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंसाइटफुल रहेगा, आई एम श्योर। एंड आई एम सो हैप्पी that I could do a podcast with you. I could
you came and share your experiences with us. I am thankful to you for giving me an opportunity because जब अपनी शुरू में बात हो गई थी तब जैसे मैंने बोला कि मैंने ये बिज़नेस बहुत लेट एज में चालू किया, मगर मैं तो यही बोलूँगा कि एज इज जस्ट अ नंबर। Absolutely. आपको सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपका फिटनेस होना चाहिए। Correct. जब किसी भी उम्र में, आज बहुत से लोग हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, भले उनकी उम्र 80 साल रहेगी मगर फिर भी वो 12 घंटे Absolutely. लगाव से काम करते हैं। Correct. बहुत से लोग मेरे को पूछते हैं कि क्या तुम्हारे रिटायरमेंट का प्लान है, तो ऐसे नहीं, रिटायरमेंट वगैरह वो ज़िंदगी में एक ही बार होती है कि जब आप नहीं रहते हो, कि जो आपको मालूम नहीं रहता, इसीलिए। Correct. Correct. उस तरीके की मेरी सोच है बस। So I'm sure you will never retire, and you shouldn't be retiring because इतना आप दे रहे हो कम्युनिटी को और बिजनेस क्या कहते हैं एरिया में, और क्या आपका विजडम आप बांटते रहते हो, शेयर करते रहते हो, और आपकी कंपनी बड़ी हो और यूएस में आपका प्लांट बस शुरू हो जाए। आपने बिल्कुल सही बोला, आपके मुंह में घी शक्कर। जो आपने लास्ट बात बोली कि वो मेरा सपना है, काश वो पूरा हो जाए। It will come true, sir. थैंक यू सर। Thank you so much for the podcast and sharing your life. Thank you. Thank you. तो ऐसे हैं हमारे प्रदीप जी। तो जैसा इन्होंने सिद्ध किया है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आप में पैशन है, परसिवरेंस है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी उम्र में आप अपना क्या कहते हैं अपना पैशनेट वेंचर शुरू कर सकते हैं, उसको आप कंप्लीशन में ला सकते हैं। या आप कहीं प्रोफेशनल हैं, आप किसी भी व्यवसाय में, आप कला में हो, साइंस में हो, किसी भी व्यवसाय में हो, अगर आप में पैशन है, परसिवरेंस है, तो आप सक्सेसफुल डेफिनेटली बन सकते हैं। तो ऐसे ही हम पॉडकास्ट इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट हम आपके सामने लाएंगे। अगर आपका सपोर्ट हो तो फिर से मेरा ये अपील है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपके कम्युनिटीज़ में इसको क्या कहते हैं फैलाइए। धन्यवाद।